हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में जो कि 10, 11, 12 है, इनको तीनों को एक साथ हम लोग आकलन की दृष्टि से एक बार रिवाइज करेंगे सभी को, क्योंकि आकलन परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से हमें तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ ही। मॉड्यूल 11 का जो डिजिटल डायरी है मैंने स्वयं का तैयार किया हुआ, किसी दूसरे शिक्षक से मांग कर या किसी ग्रुप में अपने में सेंड करके बोलूँ कि किसी ने बनाई हो तो हमें भेज देना, ऐसी डायरी नहीं है, मैंने खुद तैयार की है। तो वो आपको उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख करके। और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप मॉड्यूल 11 की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत जल्द ही 12 की भी PDF मिलेगी। 10 की ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। तो यहाँ से ये प्रश्नोत्तरी लोड हो चुकी है। मॉड्यूल 10 की प्रश्नोत्तरी है, इसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न 1 है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो बात यहाँ पर कही गई है राजतंत्र की। तो राजतंत्र में राजा या रानी या उसका जो प्रतिनिधि होता है वही शासन चलाता है। तो इसलिए इसमें जो सही उत्तर होगा वो चौथा होगा। चौथा यानी कि राजा या रानी। अब आपके में ऊपर नीचे भी इसके विकल्प हो सकते हैं, प्रश्न भी आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप अपने जब भी सॉल्व करें प्रश्नों को तो आप देख करके ही सॉल्व करें। तो इसका सही उत्तर होगा राजा या रानी। इस पर हम क्लिक करके ये नेक्स्ट बटन पर जाते हैं, जो कि आपको सर्कल के रूप में दिख रहा है। तो इस सर्कल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये जो सर्कल हम आपको दिखा रहे हैं, एरो का बटन है, हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। तो जब आप मॉक संचालन कक्षा में करवाते हैं, स्कूल में करवाते हैं, विद्यार्थियों को उसमें सम्मिलित करते हैं, विद्यार्थी उससे समझते हैं पढ़ने के बाद में, तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा वो होना चाहिए कि जो छात्र होते हैं उनके अंदर संस्था के कामकाज, यानी कि जो संसद की बात यहाँ पर मॉक संसद की बात की गई है, तो संस्थाओं के कामकाज की समझ को विकसित करने के लिए, यानी कि जो सही और सुटेबल उत्तर होना चाहिए वो यहाँ पे राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए ये मॉक संसद का संचालन विद्यालयों में किया जाता है। तो इस पर क्लिक करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट बटन पर। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही नहीं है। तो हम बात करते हैं ग्लोब की। तो एक ग्लोब की विशेषता में अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, तो ये सही होना चाहिए। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। हाँ, ये आकार की बात की गई तो ग्लोब बहुत छोटा है, तो वहाँ पर हम आकार को नहीं दिखा सकते, सही आकार जो है वो उसको आकार को नहीं दिखा सकते। तो इसका नए जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक मॉडल है, ये भी सही है। और स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। इस पर क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो 23.5 अगर दक्षिण अक्षांश की बात की जाए तो यह हमें मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हमें सही इनमें से छांटना है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहा जाता है, ये गलत है। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन रेखाएं कहते हैं, ये भी गलत है। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं, ये भी गलत है। तो ये इस प्रकार से इस आंसर मतलब इस प्रश्न का जो आंसर है वो है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। तो इस पर टिक करके एरो पर क्लिक करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, कॉलम ए और कॉलम बी के साथ मैच करें, मैच करवाना है यहाँ पर। तो किस प्रकार से हमें मैच करवाना है वो देखना है। तो ये एरो जो आप देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा बना हुआ है रेड कलर का, उस पर क्लिक करते हैं तो ये प्रश्न पूरा प्रसारित हो जाता है, खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पर A, B, C और D 4 पॉइंट हैं, इन्हें आपको A और B से वो क्या करना है,
मैचिंग करवानी है। तो पांडुलिपियाँ, अब ये पांडुलिपियाँ क्या होती हैं समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो पांडुलिपियाँ जो होती हैं वो हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, यानी कि पहला का यदि आप मैचिंग करें तो पांडुलिपियों का तीसरा से मैचिंग हो जाएगा। दूसरा है शिलालेख खोद कर निकाली। शिलालेख क्या होते हैं? तो जो शिलालेख होते हैं वो लेखन जो पत्थर पर लिखे होते हैं या धातुओं पर लिखे होते हैं वही तो शिलालेख कहलाते हैं। तो बी का चौथा बन जाएगा। इसी प्रकार स्मारक की बात करें, स्मारक क्या है? तो स्मारक जो होते हैं वो अतीत में जो इमारतें होती हैं या जमीन में को खोद कर निकाली गई जो इतिहास की वस्तुएं हैं वो होती हैं। तो दूसरा इसका सही होगा। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य पर या ईंटों पर उत्कीर्ण हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका पहला सही है, चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं। तो जो इसका क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, जाके पहला का तीसरा आएगा और बी का चौथा होगा और उसके बाद में सी का दूसरा आएगा और डी का पहला आएगा, यानी क्रम जो बनेगा 3 4 2 1 ये बनेगा। अब हम इस एरो पर क्लिक करके फिर से क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। तो जैसे छोटा हो जाएगा अब इसकी मैचिंग करवाएंगे। तो तीसरा चौथा ये वाला बनेगा, जाएगा तीसरा चौथा दूसरा और पहला। तो इसका सही उत्तर हमने करके एरो पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। साहित्यिक स्रोत हैं, तो साहित्य का स्रोत, साहित्य समझते हैं आप, बुक्स जो होते हैं या जो प्राचीन काल में कुछ लिखा गया, चाहे वो बुक्स हो, किताबों पर लिखा गया हो, कागज़ पर लिखा गया हो या कहीं और कुछ लिखा गया हो, वही तो होता है। तो इस प्रकार से या कोई स्मृतियाँ हैं जो लिखित में नहीं है, तो ये सब चीज़ें ऊपर की नहीं। इसका जो सही सटीक उत्तर बनेगा वो महाकाव्य हैं, पुराण हैं और स्मृति जो हैं ये साहित्यिक स्रोत हैं। इसको क्लिक करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो देखो, आजीविकाओं के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उनका ड्रॉ करवाइएगा। उनका जब आप ड्रा खिंचवाएंगे या उस पर उसके बारे में लिखवाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, समझ पाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। जब चर्चा करेंगे तो उनके काफ़ी समय के लिए स्मृति में आ जाएगा। तो इसलिए इसका हम ये ड्रा लिखें और चर्चा करें पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के पास आजीविका कमाने के समान अवसर हैं, ये चीज़ बच्चों से निकलवाना है। फिर से वही काम, ये प्रश्न पूरा नहीं है, इसको एरो पर क्लिक करके इसको हम पूरा प्रश्न कर लेते हैं। पूरा प्रश्न होगा, फिर से छोटा करते हैं, चारों विकल्प मेरे सामने। तो इसमें जो सही और सटीक उत्तर होगा वो होगा परियोजना आधारित ज्ञान। जब बच्चों को आप प्रोजेक्ट देंगे तो बच्चे उस पर कार्य करेंगे, कार्य करने के बाद में अपने अनुभव का प्रयोग करेंगे, अपनी सोच समझ लगाएंगे, उसके बाद में उसका निष्कर्ष निकालेंगे, तो उससे अच्छे प्रतिफल की संभावना जताई जा सकती है। तो इसे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। अब बात यहाँ की गई सामाजिक विज्ञान का, तो सामाजिक विज्ञान का जो पठन पाठन है वो स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता की सम्मान जैसे मानवीय मूल्य को बढ़ावा देता है। यानी कि इसका हम ये जो पहला वाला है उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने जो प्रश्न है वो 10 कर लिए हैं। अब इनको सबमिट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हम 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है मॉड्यूल 11 की प्रश्नोत्तरी, जो कि मॉड्यूल 11 हमारा भाषा शिक्षा शास्त्र का है। और देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए, चाहे किसी भी विषय वस्तु की बात की जाए, कुछ भी आप सीखते हैं तो वहाँ पर भाषा ज़रूर सीखते हैं। यानी कि लिंक जो है सभी तरीके से चारों तरफ से भाषा से है। तो इसलिए इसकी जो प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इसको बहुत ही समझ के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, और पहला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? पढ़ने के समय जब आप कोई बच्चा है, स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आप उनको पढ़ा रहे हैं और जब वो बुक्स पढ़ रहे हैं तो उस समय क्या कार्य करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में इसमें बताना है। तो इसको हम देखें तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है तीसरा, यानी कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहना, यानी कि डिकोड व्याख्या, उस पाठ को समझाने के लिए उसकी व्याख्या करना बहुत ज़रूरी है। जब आपस में एक समूह में पढ़ते हैं, एक दूसरे की
हेल्प करते हैं, सहयोग की भावना बढ़ती है और साथ साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा यहाँ पर तीसरा। आपके प्रश्नोत्तरी में पहला दूसरा यानी कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्वेश्चन भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन विकल्प यही होगा, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहना। अब चलते हैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य क्या है। पूर्व पठन यानी पाठ पढ़ने से पूर्व उसका क्या उद्देश्य है, तो उसका जो उद्देश्य है उसको हम लोग समझते हैं। इसका जो सही उत्तर है, तो इसका जो सही और सटीक उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा जाके, यानी पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले की पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, यानी कि जो पहले से उसको नॉलेज है बच्चे को और इस पाठ से उसको लिंक करना ही इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसको हम टिक करने के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट है। पढ़ना पाठ की विचारों को समझना है। तो इसका जो केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ना का मतलब है उसका आपको ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसको हम टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान भाषा सीखने की नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। अब ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है और क्वेश्चन पूरा करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर का एरो, इस पर क्लिक करेंगे तब जाके आपका क्वेश्चन पूरा खुलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा खुल गया। अब विकल्प देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट विकल्प है ये ज़्यादा वैलिड लगता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये तो चारों पॉइंट तीनों विकल्पों में है, लेकिन क्रम 2 विकल्पों है, पहले और दूसरे। उसके बाद में ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। तो इसका जो सही है वो पहला विकल्प है। पुनः हम इस एरो पर क्लिक करके इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं और इसका जो सत्य है तो पहला वाला सत्य है, पहला वाला सत्य। इसको हम टिक करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमें करना चाहिए मौखिक करण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना। यदि बच्चे को आप सीधे वर्णमाला नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें मौखिक और उन्हें कुछ लिखित सामग्री दिखाना है। जैसे चित्रकारी उन्हें आप दिखाइएगा, उन्हें आप ICT का प्रयोग करके कोई वीडियो दिखाइए, कोई फोटोग्राफी दिखाइए और उन्हें अपने स्कूल में ही भ्रमण कराइए। तो उससे बच्चे और मौखिक चीज़ें बताइए, उनसे पूछिए और उनको भी बोलने का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। तो ये सबसे बेस्ट इसका उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और है। तो इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं और बड़ा करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करके क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। तो इसमें जो सही विकल्प हैं वो हमें 2 समझ में आ रहे हैं। मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करती है और मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन भी करती है। तो तीसरा और चौथा इस प्रश्न का सही विकल्प है। पुनः रेड वाले एरो पर क्लिक करके क्वेश्चन को छोटा करते हैं और विकल्प में से उत्तर छांटते हैं। तो तीसरा और चौथा, इस पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब बच्चे और मानव सीखता है, बच्चे और मानव कैसे सीखता है। तो ये जो है बिना किसी प्रयास के या काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा सीखते हैं। जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसके लिए उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो उनके माता पिता, उनका रहन सहन, उनका पर्यावरण, चारों तरफ के रिश्तेदार जो भी हैं सब मातृभाषा में उनसे बात करते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो देखकर सुनकर समझ जाते हैं और भाषा को आसानी से सीख जाते हैं सीधे। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का क्या अर्थ है। तो जो भाषा है, भाषा सीखने के लिए जो केंद्रीयता की बात है, तो सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो इसका चौथा विकल्प ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। अब इसमें भी हमें सही
उत्तर छांटना है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? तो मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता की अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो पहला बनेगा। यहाँ से सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए भी आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो भाषा सीखने की रणनीति की बात की जाए और वहाँ पर बहुभाषिकता की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे पहला विकल्प है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चे की भाषा का उपयोग करना। बिल्कुल, जो कक्षा में शिक्षण अधिगम हमें करना है वो बच्चे की भाषा में करें, जिससे कि बच्चा बहुत अच्छे से उसको समझ जाए, कैच कर सके। उसके बाद में उसे जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसकी ओर हम ले जा सकते हैं। पहले उसकी मातृभाषा, उसकी लोकल लैंग्वेज में ही हमें पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर पहला बनता है। इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न हमने पूरे किए। आप सबमिट करके यहाँ से देखते हैं कि कितने प्रश्न हमारे सही निकलते हैं। तो सबमिट करने के लिए क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, जिसकी मुख्य प्रश्नोत्तरी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का प्रयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर, धागे का उपयोग करते हुए पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? तो ये जो जिस प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ है उस प्रकार से उन्हें लंबाई की तुलनात्मक माप भी करनी है, स्पर्श अनुभव भी करना है और धागा स्केल का प्रयोग भी करना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इस एरो को, छोटा सा जो एरो आपको दिख रहा होगा ऊपर, उसको हम लोग टिक करके बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे तो यहाँ पर जो उत्तर होगा इसका, ये होगा पौधों की प्रवृत्तियों में विविधता, ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फिर से इस प्रश्न को बड़ा कर लेते हैं। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के मैदान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता का विकास करना है? क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं और इसका जो सही उत्तर है वो है शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न को फिर से एरो पर क्लिक करके बड़ा कर लेते हैं। आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन को फिर छोटा कर लेते हैं। तो इसमें अम्ल होगा सबसे फर्स्ट बात। जब आप पानी में प्याज डालेंगे काट करके तो वो अम्ल बनेगा। अम्ल क्या करता है, किस पेपर को कैसा बना देता है? तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को, विलू को और रेड में बदल देता है। विलू को कैसे बदलता है? रेड लिटमस पेपर में, यानी कि लाल में बदल देता है। तो इसका ये सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्रित करें, तो छात्र रेशम को इकट्ठा करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? तो छात्रों से आप संतृप्त की घोल को संतृप्त बनाने की बात करते हैं, घोल संतृप्त हो जाए। अब बात करते हैं संतृप्त की, तो आप विज्ञान के तो समझ रहे हैं, यदि विज्ञान वर्ग के नहीं है तो शायद आपको जानकारी ना हो, तो बता दें। संतृप्त का मतलब ये है, मान के चलिएगा कि आपने शरबत बनाया, पानी में चीनी घोलना शुरू किया, चीनी डाली, चीनी घुल गई, फिर चीनी डाली, चीनी घुल गई, फिर चीनी डाली, चीनी घुल गई। इस प्रकार से आप प्रक्रिया तब तक अपनाते हैं जब तक कि चीनी उसमें पानी में घुलना बंद ना हो जाए। और जब
चीनी घुलना बंद हो जाएगी तो वही घोल आपका संतृप्त घोल होगा और इसका जो उत्तर है वो है घोल संतृप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन फिर थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावशाली कार्यनीति क्या हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है परियोजना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन फिर बढ़ा लेते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। तब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन छोटा करेंगे सबसे पहले और यहाँ पर जो उत्तर होगा सटीक उत्तर इसका ढूंढेंगे और सटीक उत्तर बनेगा विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? तो इसका सही उत्तर है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण करेंगे, क्योंकि दिव्यांगों को हमें अलग से पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, अलग से कोई ऐसे संसाधन नहीं है, तो हम उन्हें समावेशी कक्षा बना रहे हैं, तो सभी को शामिल उसमें करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया गया है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को अलग विषय के रूप में शामिल किया गया है, जो कि कक्षा 6 से शुरू होता है। इससे पहले कक्षा 4 से शुरू होता था विज्ञान, लेकिन अब इसको कक्षा 6 से शुरू किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न हुए, हम ये सबमिट करते हैं और जब सबमिट करेंगे तो आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे यहाँ से। इस प्रकार से यदि आप